आता है जहां से जिनी नाम का आदमी टियानमिंग नाम के लड़के के साथ गुजर रहा होता है। तभी टियानमिंग की नजर एक मास्क पर जाती है और फिर दोनों इसे ध्यान से देखने लगते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम एक बेहद ही खतरनाक बैटलफील्ड के नजारे को देखते हैं जहां चारों तरफ भयंकर तबाही मची हुई है क्योंकि यहाँ पर एक दिल को दहला देने वाली फाइट हुई थी। इसके बाद बताया जाता है कि जो लोग भी पास्ट से चिपके रहे और जिन्होंने भी विरोध किया वो सभी एक के बाद एक बेरहमी के साथ कुचल दिए गए। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लोहे की चीजों को पिघला रहे होते हैं और इनसे एक बहुत बड़ी स्टैचू तैयार होती है। इसी बीच बताया जाता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनको एक एम्पायर में यूनाइट कर दिया गया। कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो गया और यिंग जेंग इस एम्पायर का रूलर बन गया जिसे फर्स्ट किन एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उसने अपने एक बेमिसाल सपने के ऊपर काम करना शुरू किया और एक बड़ी सी स्टैचू तैयार कराई। इसी के साथ उसने धरती के नीचे भी एक बड़े से मकबरे का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया जो कि खुद उसके लिए ही था। इसके अलावा यिंग जेंग अपने सोल्जर के संख्या को भी बढ़ाता गया और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर लिया क्योंकि वह धरती के नीचे और इसके ऊपर के पूरे हिस्से पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए वो अपने एम्पायर के खिलाफ आने वाले हर एक रुकावट को खत्म कर देने के लिए भी तैयार था। इधर जिनी और टियानमिंग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां इनको दोनों तरफ से बहुत बड़ी आर्मी घेर लेती है। फिर इसमें से एक कहता है यहाँ जो भी क्रिमिनल है प्राइम मिनिस्टर ने उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद कहता है ये दोनों सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानते हैं जो एम्पायर के मजबूती को संकट में डाल सकती है। अब जिनी टियानमिंग से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर टियानमिंग कहता है बिल्कुल नहीं। फिर जिनी कहता है क्या तुम्हें पता है वो अभी भी हमारे ऊपर चार्ज क्यों नहीं कर रहे। तब टियानमिंग कहता है ऐसा लगता है वो सब डरे हुए हैं। फिर पूछता है क्या वो आपसे डरे हुए हैं। इस पर जिनी कहता है वो सब मुझसे नहीं बल्कि मेरे रास्ते में खड़े होने के अंजाम से डरे हुए हैं। तुम इस मोमेंट और उनकी आंखों को बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि यह सब कमजोरों की आंखें हैं लेकिन किसी भी हालत में तुम्हें कमजोर नहीं होना है। जिस पर टियानमिंग कहता है मैं भी किसी दिन आपके जैसा ही ताकतवर बनूंगा। इस पर जिनी कहता है ताकतवर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद के डर का सामना करना होगा और ताकतवर होने का मतलब है अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा डरा देना। तभी मोहिस्त स्कूल का मास्टर बैन कहता है कि इनके बेस्ट स्वॉर्ड्समैन और इसके आर्मी के बीच की यह फाइट बहुत शानदार होने वाली है। फिर जूजी पूछता है जिनी के साथ वाले लड़के के बारे में क्या पता चला। फिर बैन बताता है टियानमिंग एक अनाथ बच्चा है जिसको एक बुजुर्ग कपल ने अडॉप्ट किया था लेकिन वो भी आग में जलकर मारे गए, जिसके बाद से यह लड़का गलियों में भटक रहा था और जिनी ने इसे एक महीने पहले ही पाया है। इस पर जूजी कहता है टियानमिंग की लाइफ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और जिनी इसे चुपके से कई सालों से ट्रैक कर रहा था लेकिन अभी तक कोई भी नहीं जानता आखिर जिनी ने ऐसा क्यों किया। फिर भी जूजी को लगता है टियानमिंग की आइडेंटिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से दिख रही है और कहता है क्या यिंग जेंग ने इतने सारे सोल्जर को इसलिए भेजा है क्योंकि टियानमिंग ने या फिर जिनी ने धोखा दिया। फिर बैन भी पूछता है क्या यह चीज हमारे ऑपरेशन को अफेक्ट करेगी, जिस पर जूजी कहता है हम इसे जल्दी ही पता कर लेंगे। इसी बीच डर की वजह से एक सोल्जर के हाथ से तीर छूट जाती है जिसके बाद जिनी इन सभी को मारने लगता है और यह देख सब हैरान हो जाते हैं। अब जिनी अपने पावरफुल स्पीड और टैलेंट से सभी को मारने लगता है लेकिन तभी टियानमिंग को बचाने के दौरान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर भी जिनी कमजोर नहीं पड़ता और टियानमिंग को इनके हर एक अटैक से बचा लेता है। अब जिनी फिर से सोल्जर को मारना शुरू कर देता है और कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाता और इसे जख्मी देख टियानमिंग भी गुस्सा होने लगता है। जब यिंग जेंग को पता चलता है जिनी ने अकेले ही पूरे 300 सोल्जर को मार दिया वह काफी गुस्सा होने लगता है। फिर कहता है सालों पहले जब हमने चू पर अटैक किया था मैंने अपने 1 लाख सोल्जर को खोया था और बुरी तरह से हारे भी थे। इसके बाद फिर मैंने 5 लाख सोल्जर भेजा जिसके बाद चू भी हमारी पावर का सामना नहीं कर सका और बुरी तरह से तबाह हो गया। अगर इनको भी गिरफ्तार करने के लिए 300 सोल्जर कम है फिर जरूरत पड़े तो 300 की जगह 3 लाख सोल्जर भी भेज दो। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहता है जिनी के साथ डील करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी तलवार सभी वेपन की किंग है। इसके अलावा जिनी खुद एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जिसे सब स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जानते हैं।
हैं, वैसे तो उसे आपने ही फेवर दिया था, लेकिन उसने गद्दारी कर दी। लेकिन यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि पहले 6 स्टेट के रेबल्स उसके साथ मिले हुए हैं और इस एम्पायर को गिराने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए अब हमें फायर के साथ फायर से ही फाइट करना होगा। लेकिन यिंगजेंग को यह बात समझ नहीं आती। तब लीसी बताता है कि जीनी ने अपनी स्किल घोस्ट वैली में सीखी थी, जहाँ का हर मास्टर अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 ही स्टूडेंट को ट्रेन करता है और यह दोनों एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन होते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में केवल एक ही जिंदा बचता है, जो कि घोस्ट वैली का अगला मास्टर बनता है। और यह ट्रेडिशन सैकड़ों सालों से चली आ रही है। अब यह लोग एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जहां इनको बहुत ही खतरनाक सांप घेर लेते हैं। फिर लिसी कहता है कि हम यहाँ इस जगह के मास्टर से मिलने आए हैं। इसके बाद हम एक खूबसूरत लड़की चीलियान को देखते हैं, जो कहती है कि ये सांप बेखबर लोगों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद चीलियान इन लोगों को फॉलो करने के लिए बोलती है और इनको गाइड करने लगती है। कुछ समय के बाद यह लोग इसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम वेई को देखते हैं। वह लिसी से कहता है कि तुम केवल अपने आइडेंटिटी की वजह से अभी तक जिंदा हो। यह सुनकर लिसी के आदमी गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वेई को यह चीज पसंद नहीं आती है और वह एक झटके में ही इन सभी को मार देता है। तब लिसी कहता है कि हान किंगडम के रूल तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इस पर वेई कहता है लेकिन अब इसका क्या फायदा, हान किंगडम को किन ने 3 साल पहले पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तब लिसी कहता है कि हान किंग के सर्विस में तुम सबसे फेमस वॉरियर हुआ करते थे। अगर तुम अपने टैलेंट को इन जंगलों में रहकर वेस्ट कर दोगे, फिर यह तो बड़े शर्मिंदगी की बात होगी। इसके बाद लिसी कहता है अब पूरी दुनिया में केवल एक ही रूलर है और यिंगजेंग ने तो अभी अपना प्लान शुरू किया है, जिसके लिए उसे तुम जैसे टैलेंटेड वॉरियर की जरूरत है। तभी वेई कहता है इन सभी बातों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लिसी कहता है भले ही तुम्हारा स्वॉर्ड टेक्निक खतरनाक है, लेकिन फिर भी जीनी के जितना अच्छा नहीं है। यह सुनते ही वेई कहता है इस नाम को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर आगे कहता है मोहिस्त स्कूल अभी कुछ समय पहले ही एक्टिव हुआ है, जो यिंगजेंग के खिलाफ साजिश कर रहा है। कहीं इसी वजह से तुमने तो मुझे नहीं खोजा। तब लिसी कहता है ऐसा कहा जाता है तुमने मोहिस्त स्कूल के पहले वाले लीडर को मारा था, जिसकी वजह से वो तुम्हारा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। फिर वही कहता है वो मुझे काफी समय से खोज रहे हैं, क्योंकि वो अपने लीडर के मौत का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर वह लड़का कौन है जिसे जीनी प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस पर लिसी कहता है वह कोई ऐसा है जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मैं उस लड़के को देख लेता हूँ और तुम जीनी को देख लेना। इसके बाद वेई भी यह डील मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसके बाद मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। यह सुनकर लिसी भी इसकी बात मान जाता है। फिर वेई चिलियान से पूछता है कि वुस वांग, कोंगलेंग और बाई फेंग कहाँ पर हैं। तब चिलियान कहती है मैं तीनों को असेंबल होने के लिए खबर भेज देती हूँ, जिसमें से वुस वांग सैंगडेंग से 125 किलोमीटर दूर की पहाड़ी में ट्रेनिंग कर रहा है। इधर टियानमिंग जीनी के टैलेंट से काफी हैरान है, क्योंकि उसने अपने शानदार टैलेंट से इतने सारे सोल्जर को आसानी से मार दिया। तभी टियानमिंग नोटिस करता है कि जीनी बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन फिर भी इसने इस बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोला। फिर टियानमिंग जीनी से रेस्ट करने के लिए बोलता है, जिस पर जीनी पूछता है क्या तुम थक गए हो। फिर टियानमिंग कहता है आप इतने ज्यादा जख्मी हैं, सबसे पहले हमें आपके लिए एक डॉक्टर को खोजना होगा। तब जीनी कहने लगता है हमारा डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर है और हमें काफी दूर तक जाना है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते। यह सुनते ही टियानमिंग कहता है यह भी कोई पूछने की बात है। तब जीनी कहता है तुम्हें हमेशा इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, भले ही कुछ समय बाद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। यह सुनकर टियानमिंग पूछने लगता है कि आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन अब जीनी कुछ नहीं बोल पाता और फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर टियानमिंग झील से पानी ले जाता है और जीनी को पिलाने लगता है, लेकिन तभी इसकी नजर एक तीतर पक्षी पर जाती है और काफी कोशिश के बाद टियानमिंग इसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वह इस जगह पर आग जलाता है और जीनी की तलवार की मदद से इसे पकाने लगता है। इसके बाद हम चू फैमिली के यंग मास्टर सोयू को देखते हैं, जो अपनी एक छोटी सी ट्रेनिंग दे रहा होता है और इस दौरान अपने शानदार टैलेंट और ताकत से सभी को आसानी से हरा देता है। तभी इनको अचानक से दुश्मन के अटैक होने का अलर्ट मिलता है और सोयू भी बाहर जाने लगता है।
है, लेकिन तभी फान जेंग इसे रुक जाने के लिए बोलता है और लियांग को कुछ लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करने भेजता है। लेकिन सोयू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसलिए फान जेंग जब पीछे मुड़कर इसे समझाने लगता है तब इसका फायदा उठाकर सोयू भी यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि टियानमिंग को चू फैमिली के गार्ड ने घेर लिया है और अब टियानमिंग भी इनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके हाथ में जीनी की तलवार भी है। तभी सोयू भी लियांग के साथ यहाँ पर आ जाता है और लियांग यहाँ जख्मी पड़े आदमी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन टियानमिंग इनको कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि इस बात से तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। इसके बाद लियांग पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। फिर टियानमिंग बताता है मैंने यहाँ पर एक छोटी सी आग जलाई थी। तभी सोयू और लियांग टियानमिंग के पास वाले तलवार को नोटिस करते हैं जिसका नाम रेनबो एबिस होता है। फिर लियांग टियानमिंग से पूछता है कि तुम्हें यह तलवार कहाँ से मिला, जिस पर टियानमिंग बताता है कि यह मेरे अंकल का है। तभी सोयू टियानमिंग से तलवार को देखने के लिए मांगने लगता है, लेकिन टियानमिंग इसे तलवार देने से मना कर देता है। फिर भी सोयू नहीं मानता है और टियानमिंग के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद टियानमिंग सोयू पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोयू टियानमिंग से ज्यादा टैलेंटेड होता है, इसलिए वह टियानमिंग को आसानी से बीट कर देता है और आखिर में तलवार को ले लेता है। फिर लियांग कहता है इस पर किन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तब सोयू को लगता है टियानमिंग किन का कोई जासूस है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया है। तभी लियांग कहने लगता है यह कोई ऑर्डिनरी तलवार नहीं है, इसका ओनर जरूर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला होगा। अब यह सब टियानमिंग के अंकल का नाम पूछते हैं, लेकिन टियानमिंग अभी भी कुछ नहीं बताता। अब लियांग समझ जाता है टियानमिंग ने यहाँ गलती से आग जलाया था। इसी बीच सोयू नोटिस करता है कि यहाँ पर जिस गार्ड की ड्यूटी थी वह यहाँ मौजूद नहीं है। यह पता चलते ही सब परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी कोई इस गार्ड के डेड बॉडी को इनके तरफ फेंकता है, जिसके बाद सब पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से इनके सामने एक पावरफुल आदमी आ जाता है। फिर यह सब इसका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यह आदमी बहुत पावरफुल होता है, इसलिए बहुत आसानी से इन सभी को मारने लगता है। फिर पता चलता है असल में यह आदमी वू शुआंग है। तभी टियानमिंग तीतर के मीट को उठाने जाता है, लेकिन अब वू शुआंग इसे पकड़ लेता है और इसका मीट खा जाता है, जिसके बाद टियानमिंग इस पर गुस्सा हो जाता है। अब टियानमिंग को खतरे में देख सोयू उसे बचाने जाता है, लेकिन वह इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। फिर वू शुआंग याद करता है इसे ऐसे आदमी को मारने का ऑर्डर मिला है जिसके हाथ में रेनबो एबिस नाम की तलवार हो। इसके बाद सभी गार्ड सोयू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वू शुआंग की ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाता और वह इन सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी इसी बीच टियानमिंग को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लीजी नाम की लेडी एक छोटे से बच्चे से कहती है आने वाले कुछ सालों में तुम बहुत से खतरों का सामना करोगे। फिर वह अपने बच्चे को किसी के हाथों में दे देती है और कहती है तुम कभी मत भूलना तुम्हारी लाइफ के बदले एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, इसलिए तुम कभी भी मत डरना और हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना। इसके बाद पावरफुल वू शुआंग इसके सामने होता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर एनीमे